डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी गांव में रहते हैं। मैंने देखा है कि गवर्नमेंट के स्कूल के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पीसीएम या पीसीबी के साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ाता है या केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता है, मैथ्स नहीं पढ़ाता है। तो मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स के सभी लेक्चर डालने वाला हूँ। केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी और मैथ्स के, साइंस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी मीडियम का बिल्कुल हिंदी में चलेगा और इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में चलेगा। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मैं फिजिक्स का सिलेबस समझाने वाला हूँ। फिजिक्स में 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर की थ्योरी आती है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो पहला जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत। हिंदी में स्थिर वैद्युत भी बोलते हैं, विद्युत भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। मैं इंग्लिश के कुछ ही शब्दों का यूज़ करूंगा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बिल्कुल हिंदी में ही पूरा करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि हिंदी मीडियम के टीचर बहुत कम मिलते हैं। स्थिर विद्युत ये फर्स्ट यूनिट है जिसका एग्जाम में 7 नंबर का आता है, जिसमें एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन आता है। दूसरी यूनिट होती है जिसको धारा विद्युत बोलते हैं। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्थिर विद्युत में आप पढ़ोगे कि चार्ज कैसे बनता है, आवेश कैसे बनता है, आवेश कितने प्रकार का क्या होता है, विद्युत बल्लिकाएं क्या होती हैं, अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, विद्युत विभव क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस के अनुप्रयोग क्या होता है, ये सब फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ने वाले हैं। सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जिस स्टूडेंट को फर्स्ट यूनिट अच्छे से आ जाती है उसी को सेकंड यूनिट अच्छे से आती है। सेकंड यूनिट को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, धारा विद्युत बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं आपने 10th में इसमें थोड़ा सा पढ़ रखा है। इसके अंदर आपको ओम्स लॉ पढ़ना है, ठीक है, प्रतिरोध का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है। इसी के अंदर आपको बांडी ग्राफ जनरेटर पढ़ना है, ठीक है, अनुगमन वेग क्या होता है वो पढ़ना है, संधारित्र वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है। तो फर्स्ट सेकंड यूनिट 8 नंबर की होती है जिसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो पहली यूनिट स्थिर विद्युत, दूसरी यूनिट धारा विद्युत। साथ में मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स 2 टाइप का होता है। एक होता है ओल्ड फिजिक्स, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको अपन एक पुराना फिजिक्स बोल सकते हैं और एक आधुनिक फिजिक्स बोल सकते हैं। तो जो पुराना फिजिक्स है वो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है, और अगर आपने 11th क्लास का फिजिक्स कहीं ना कहीं आपको समझ में नहीं आया या कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि 11th क्लास के फिजिक्स और 12th क्लास के फिजिक्स से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। 11th क्लास का फिजिक्स अलग है, 12th क्लास का फिजिक्स अलग है। और 11th क्लास का फिजिक्स थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन 12th क्लास का फिजिक्स इंटरेस्टिंग है और इजी होता है। तो पहली यूनिट है स्थिर विद्युत जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं। दूसरी यूनिट है धारा विद्युत जिसमें आप आवेश को प्रवाह करेंगे, जब आवेश प्रवाह होने लगता है तो उसी की दर को अपन क्या बोलते हैं, धारा बोलने लगते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत बोलेंगे। तीसरी यूनिट होती है धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबक तत्व। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखो ऑस्टेड ने बोला था कि कभी किसी तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेट चुंबक तत्व उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे और चुंबक तत्व भी पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी एक बड़ी यूनिट होती है, तीसरी यूनिट है। इसके बाद जो 4th यूनिट होती है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। बच्चे हिंदी मीडियम में कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत बोलें कि वैद्युत। तो देखो विद्युत और वैद्युत दोनों एक ही शब्द होता है। इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको इसमें इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। 4th यूनिट में आप पढ़ोगे कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कि विद्युत चलने के कारण चुंबक कैसे प्रेरित होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। धारा 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है, एक दिष्ट धारा। बिल्कुल मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिंग करंट इंग्लिश में बोलते हैं, दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अपने घरों में जितनी भी धारा आती है वो सब करंट आता है, वो कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ये खतरनाक होती है। प्रत्यावर्ती धारा तार के ऊपर चलती है, दिष्ट धारा तार के अंदर से चलती है। प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होती है और दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होती है। इस समय पढ़ाऊंगा उसके अंदर और भी बताता हूं आपको। 3 प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय प्रभाव होता है,
एक चुंबकीय प्रभाव, एक ऊष्मीय प्रभाव होता है और एक आकर्षित प्रभाव होता है। तो ये जो प्रतिवर्ती धारा होती है आकर्षण प्रभाव को प्रदर्शित करती है और ऊष्मीय प्रभाव जिस भी चीज में जाती है उसको गर्म कर देती है। आपने अपने घर में देखा होगा, पंखे में जाएगी तो प्रतिवर्ती धारा पंखे को गर्म कर देती है। तो 4th यूनिट 10 नंबर की एग्जाम में आती है जिसके अंदर आपको प्रतिवर्ती धारा हो रही है। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रतिवर्ती धारा के क्वेश्चन एक दूसरे के और में आते हैं, एक दूसरे के अथवा में आते हैं। अब जो 5th यूनिट होती है प्रकाशिकी, इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, पर ये यहाँ पे डिटेल में इसमें आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो इसके अंदर आपको प्रिज्म पढ़ना है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ना है, प्रकाश के उपकरण पढ़ना है। प्रकाश के उपकरण 2 प्रकार के होते हैं, इनको इंग्लिश में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एक अपना रियल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वर्चुअल इमेज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वास्तविक प्रकाशीकरण होती है, और एक आभासीय होती है। जैसे अपनी आंख और जो कैमरा होते हैं ये वास्तविक प्रकाशीय उपकरण होते हैं, जो कि आपको 12th में पढ़ना नहीं, केवल उनके नाम है, सब आपको आभासीय पढ़ना है। तो प्रकाश की एक बड़ी यूनिट है, सरल है। इसके अंदर आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, उससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन वगैरह इस यूनिट में पढ़ना है, 5th यूनिट में। अब इसके बाद आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, अपन डेरिवेशंस, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब कुछ करने वाले इस लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अब 6th यूनिट होती है जिसको द्रव्य तथा विकिरण की दैत्य प्रकृति बोलते हैं। छोटी सी यूनिट है, ठीक है, ये छोटी सी यूनिट होती है। इसके अंदर आपको ये बताना है डी ब्रोगली वेव्स क्या होती है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग बनती कैसे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में बताना है। अब 7 यूनिट जिसको होती है परमाणु एवं नाभिक। आजकल एमपी बोर्ड का सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस सेम हो गया है। पहले जब एमपी बोर्ड का सिलेबस अलग था और सीबीएसई का सिलेबस अलग था, तो ये जो 7 यूनिट है ये परमाणु एवं नाभिक एमपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं थी। लेकिन जब से एमपी बोर्ड और सीबीएसई का सिलेबस सेम हुआ है तो परमाणु और नाभिक एमपी बोर्ड में आ गई है। परमाणु और नाभिक भी आपने 10th में पढ़ा है, आपने पढ़ा है संलयन अभिक्रिया क्या होती है, विखंडन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय रिएक्टर पढ़ा है। तो वो सब चीजें अपन को पढ़ना है कि परमाणु, ये 2 चैप्टर है, परमाणु एक अलग चैप्टर है और नाभिक एक अलग चैप्टर है। परमाणु के अथवा में नाभिक के प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसको एटम और न्यूक्लियाई बोलते हैं इंग्लिश में। परमाणु के और में अथवा में नाभिक के प्रश्न उत्तर आते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में आपको पढ़ना है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। आपने कभी टीवी का मदरबोर्ड खोला हो तो उसमें जो छोटे छोटे डिवाइस दिखती हैं वो सभी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। अब मैं बात करूं, ये तो सिलेबस है, तो इसके लिए अच्छी बुक बात करें तो जो 12th क्लास में नवबोध की बुक मिलती है वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप नवबोध की बुक से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं उनको एक मैटर रहता है कि सर परीक्षा बोर्ड से पढ़ें कि परीक्षा अध्ययन, तो आपको एमपी बोर्ड की परीक्षा बोर्ड अच्छी है, परीक्षा बोर्ड से आप पढ़ सकते हैं। पहले इसके अंदर एक और यूनिट होती थी जो आजकल हट गई है, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते थे, संचार के सिद्धांत बोलते थे। संचार के सिद्धांत आजकल इस में से हटा दिया गया है, सीबीएसई से भी हट गया और एमपी बोर्ड से भी हट गया। क्यों हट गया है? क्योंकि जो संचार के सिद्धांत के जो टॉपिक्स अपन पढ़ते थे वो इन्हीं में भी पढ़ लेते थे, 4th यूनिट 5th यूनिट में आ जाता था, इसलिए उस यूनिट को हटा दिया है। मैंने आपको यूनिट बताई है, अभी इसके अंदर चैप्टर्स भी हैं। अब अलग अलग बुक वालों ने अलग अलग चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ है, किसी में 21 चैप्टर दे रखे हैं तो किसी में 16 चैप्टर दे रखे हैं। शिवलाल की बुक में अलग दे रखे हैं, नवबोध की बुक में अलग दे रखे हैं, प्रबोध की बुक में अलग दे रखे हैं, और भी दुनिया भर की बुक आती हैं। लेकिन जो नवबोध की लैंग्वेज होती है वो बिजी है, तो आप जो भी मेरी बात माने, अगर अच्छा पढ़ना है, वास्तव में पढ़ना है, तो नवबोध की जो बुक आती है आप उसको यूज़ करें हिंदी मीडियम के लिए। अब दूसरी चीज़, इसके अंदर अपने पास यहाँ पे जो टोटल 100 मार्क्स में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल, ये पूरा आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, स्कूल वाले आपके परफॉर्मेंस से, प्रैक्टिकल से। इसके अंदर मैक्सिमम 29 नंबर, 29 नंबर तक तो दे ही देते हैं, 25 से कम किसी को नहीं मिलते हैं। अब इसके अंदर भी 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 19 या 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 5 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आपके सही विकल्प एमसीक्यू आते हैं, सही जोड़ी मैच दी कॉलम आती है, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान आते हैं, ठीक है, सत्य असत्य आ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको 20 नंबर में मिल जाती हैं।
मैं इसमें आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड नॉलेज भी दूंगा। इस लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर डालूंगा उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दूंगा, आईएमपी क्वेश्चंस भी दूंगा। ये मेरी गारंटी कि अगर आप मेरे आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ोगे तो 100% बैठेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर जो 50 नंबर का पेपर होता है, इसके अंदर कम से कम आप 45-49 नंबर लेके आना चाहिए। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 में से 69-65 नंबर तक लेके आ जाते हैं। इस साल भी जो 12th का पेपर हुआ था, उस पेपर में से कई बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, पूरी आईएमपी बैठी है। और आजकल जो एमपी बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है उसमें पूरा डेरिवेशन ही आते हैं, पूरे डेरिवेशन ही आते हैं। 99% डेरिवेशन आते हैं। आजकल 2 न्यूमेरिकल आने लगे, एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और एक और न्यूमेरिकल आता है। और आजकल के पेपरों में क्या होने लगा है कि ऑब्जेक्टिव टफ देने लगे हैं। क्वेश्चंस बड़े-बड़े 5-5 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी देने लगे हैं, बहुत सरल देने लगे हैं। तो ये सिलेबस है जिसके अंदर 8 यूनिट है, लेकिन अलग अलग बुक में इन चैप्टर को एक्सटेंडेड किया जाता है, चैप्टर बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन यूनिट इतनी रहती है। तो ये सिलेबस को आप अच्छे से समझ लें। ये सिलेबस थोड़ा बहुत इंक्रीज भी होते रहता है, कम ज़्यादा भी होते रहता है। अब अपन 1 बाय 1 इस लेक्चर में, इसके बाद वाले इस यूट्यूब चैनल पे मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कई गवर्नमेंट स्कूलों में जब सेमिनार लेने के लिए जाता हूं तो मैंने देखा है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे काफ़ी प्रतिभावान होते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई अच्छा नहीं होता है। और गवर्नमेंट स्कूलों में उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो वो बेचारे स्टूडेंट फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। और मैंने देखा है कि यूट्यूब चैनल पे भी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कुछ अवेलेबल ही नहीं है। हर कोई किसको पढ़ा रहा है, सीबीएसई को, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा रहा है, जेईई मेंस के बच्चों को पढ़ा रहा है। अब वो बच्चे तो कोचिंग भी जा रहे हैं और उन सब के लिए हो रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें, इस चैनल पे हम सब आपको पूरा फिजिक्स डालने वाला हूँ। ये आप सिलेबस है जिसके अंदर 8 यूनिट हैं, वैसे 10 यूनिट होती हैं, लेकिन वो एक इसके अंदर ऑप्टिक्स होता है जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, इसलिए 8 हो गई हैं। तो ये पूरे सिलेबस को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अपन कल से नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगा, तो आप कंटिन्यूसली इस चैनल पर बने रहें। थैंक्स।